विघ्न विनाशक वंदऊ वरदायक गणराय प्रसन्न हो हे शारदा गुरुवर लागू पाए. Hello and welcome to Rising Leaders. Yes, this is amazing platform and most awaited platform. This is the talk series where we have amazing leader with us. और हमने अब तक सुनी है मन की बात, लेकिन अब होगी जन की बात जन प्रतिनिधि के साथ. हमारे साथ हैं द बेस्ट अचीवर, 100% अटेंडेंस अचीवर, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मनोज कोटक जी. लेट अस कांग्रेचुलेट एंड वेलकम हिम. दिस इज रियली अमेजिंग. हमने बहुत ही साल हम पढ़ाई करते हैं और स्कूल में जाते हैं मनोज जी, और सर वहां पर बहुत सारे लोग अटेंडेंस के लिए जाते हैं, लेकिन वो चीज को इतनी सीरियसली नहीं लिया. लेकिन फिर से एक बार जन जन में ये जागृति आई है कि कमिटमेंट और डिसिप्लिन किसे कहा जाता है, और वो कमिटमेंट और डिसिप्लिन से काफी सारी चीजें हासिल की जा सकती है और सकारात्मक के साथ हम वो हासिल कर सकते हैं. लीडर्स ऑलवेज राइज टू द ओकेजन. किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं आप गलत मार्ग पर ही चल रहे हैं. ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, समस्या आना यानी आप आगे बढ़ रहे हैं. एंड लीडर्स फेस चैलेंजेस हेड ऑन. एज पर आवर टॉप लीडरशिप इज टेकिंग ऑल द प्रॉब्लम्स हेड ऑन, वेदर इट इज पॉवर्टी, वेदर इट इज करप्शन, वेदर इट इज क्लीनलीनेस, गरीबी हो या भ्रष्टाचार हो या फिर स्वच्छता अभियान हो. सभी चीजों पर हमारे देश के श्रेष्ठ और सर्वोच्च नेतृत्व ने बहुत ही अच्छे उम्दा काम किए हैं. उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो. दिस इज सेड बाय स्वामी विवेकानंद जी. स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहा था कि आज हमें उठकर जागना है और आगे बढ़ना है, लेकिन हम बढ़ रहे हैं. आज हम इस पड़ाव पर हैं कि हम एक मजबूत कदम राष्ट्र की सशक्त बनाने के लिए समृद्ध राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर. प्रधानमंत्री जी ने इस लक्ष्य को हमारे सामने रखा है और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे. लेकिन we need to hear from the horse's mouth itself the leader who is there and representing him in the Lok Sabha from our constituency. आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करें तो मनोज जी, ये आत्मनिर्भर भारत है जो हम इसे कैसे देखें आगे? एक चीज को हमने समझना चाहिए कि जिस कोरोना के संकट में पूरे विश्व में एक अलग तरह का माहौल बना, जो किसी ने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि हम इतने महीने तक लॉकडाउन के सामने जाएंगे. एक विश्व में ऐसा देश भी होगा कि जिसके यहाँ से इस कोरोना की निर्यात पूरे विश्व में हुई, वो चाइना की तरफ देखने का विश्व का नज़रिया बदलेगा. हमारा डोमेस्टिक मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है. 130 करोड़ के ऊपर वाली आबादी का जब हमारा देश है, तो हमारी डोमेस्टिक मार्केट भी उतनी ही बड़ी मार्केट है कि विश्व के कई देशों को मिलाकर उनके कंजम्पशन को अगर हम ध्यान में लेंगे तो भारत का खुद का एक बहुत बड़ा कंजम्पशन इतिहास रहा है. व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र भारत हमेशा रहा है. लेकिन इस कोरोना के संकट ने पूरे भारत को एक नए रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर डाला. और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इस कोरोना के संकट में देश की बागडोर संभाली, हमें न केवल लॉकडाउन के कारण बढ़ते हुए केसेस की संख्या को तो नियंत्रित में रखा, लेकिन उसके साथ साथ बदली हुई वैश्विक इंटरनेशनल जो परिस्थिति हुई, उसमें भारत देश अब वर्ल्ड लीडर कैसे बन सकता है, उसकी नींव रखने का बहुत बड़ा अभियान यानी आत्मनिर्भर भारत होगा. और यह आत्मनिर्भर भारत यानी क्या, कि आपको याद होगा कि फरवरी में जब कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैली और भारत में भी केसेस की शुरुआत फरवरी के अंतिम सप्ताह में जब होने लगी, तब हमारे पीपीई किट के मैन्युफैक्चरर केवल आप उंगली से गिनेंगे तो 6 से 8 मैन्युफैक्चरर थे. और आज इस परिस्थिति के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के सभी विभागों ने और भारत के सभी नागरिकों ने जिस तरह से उनके आह्वान को स्वीकार किया, और इस कोरोना के संकट की घड़ी में जब हम 3 महीने के बाद के समय में आज बात कर रहे हैं,
तो पूरे देश में 600 मैन्युफैक्चरर है जो पीपीई किट बनाते हैं। यहीं से शुरुआत होती है कि आत्मनिर्भर भारत कि जैसे कि आप जानते हैं कि परसों के दिन वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनियों के पास अब इतने वेंटिलेटर हो गए कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तब देश में वेंटिलेटर की कमी होगी। पहले या दूसरे लॉकडाउन में वेंटिलेटरों का न मिलना, लेकिन उसके बाद में आपने देखा होगा कि पीएम केयर से सारे बड़े क्षेत्रों में, रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, वेंटिलेटर भेजे गए। आज स्थिति ऐसी आई है कि हमारा जो डोमेस्टिक वेंटिलेटर उद्योग है, उन्होंने सरकार के पास ये डिमांड की कि हमारे पास अब वेंटिलेटर सरप्लस है। 0.48% तक लोगों को केवल वेंटिलेटर की आज जरूरत पड़ रही है, तो ये वेंटिलेटर हमको एक्सपोर्ट करने की परवानगी मिले। परसों दिल्ली में पीपीई किट के मैन्युफैक्चरर आए थे, उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि अब हमें पीपीई किट के एक्सपोर्ट की परमिशन मिले। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे कि आपके प्रोग्राम का टाइटल है राइजिंग स्टार, तो यहाँ पे इंडिया राइजिंग आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से मोदी जी के आह्वान को पूरे देश ने स्वीकार किया। और आत्मनिर्भर भारत की पहल यानी हमारी डोमेस्टिक मार्केट को तो कैटर करना ही है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी जहां पे पॉसिबल है, वहां पे चाइना जहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है या अन्य देश जहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां अब भारत का एक्सपोर्ट हो, भारत का निर्माण कार्य एक बड़े पैमाने पे प्राप्त होगा। और उससे न केवल देश में रोजगार बढ़ेगा, न केवल लोगों के पास पैसा आएगा, लेकिन विश्व के अंदर एक बड़ी छाप क्रिएट करने में हमारा देश कामयाब होगा। और विश्व गुरु बनने की दिशा में सबसे बड़ा कदम ये आत्मनिर्भर भारत होगा, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस विपरीत परिस्थिति में भी भारत का उद्योजक, भारत का व्यापार करता किस तरह से विश्व विजेता बन सकता है, उसकी नींव रखने का काम किया। एक्सीलेंट, दिस इज रियली अमेजिंग एंड वंडरफुल इनसाइट्स जो आज हमें इनसाइट्स मिल रही है। कैसे ये एक संकल्प है और हम सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं इस संकल्प को लेकर कि भारत, दिस इज व्हाट वी से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हमारे पास एक बहुत बड़ी चैलेंज आई और वो वैश्विक महामारी की चैलेंज आई और हमने उसे अपॉर्चुनिटी में चेंज किया। लेकिन सर, जब अपॉर्चुनिटी कहते हैं तो उसके लिए एक लीडर होना चाहिए, और लीडर जो हमें एक संकल्प दे, एक विजन दे और हम उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़े विद द पॉजिटिव वाइब्रेशंस। मुझे लगता है कि अमूमन सारे भारत के युवा जो हैं उनमें एक सकारात्मक ऊर्जा आई है, और वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ स्टार्टअप कहिए या मेक इन इंडिया कहिए, उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उसका यही एक उदाहरण है, दिस इज द टेस्टिमोनियल इटसेल्फ, कि हम जहां पर माइनस में थे या कम में थे कि हमारे पीपीई किट कितने बनेंगे, हम कहां तक पहुंच पाएंगे, लेकिन उसी को हमने एक स्टेपिंग स्टोन बनाया। और जैसे मनोज जी ने कहा कि वही हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ, हम आगे बढ़े और आज हम ये देख रहे हैं कि हम एक भारत से एक्सपोर्टर बने और वहां तक वो चीज पहुंचाएं। सो वी आर नाउ ट्राइंग टू बिकम राइजिंग एक्सपोर्टर्स। इंडिया इज बिकमिंग राइजिंग एक्सपोर्टर। और सर, हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है राइजिंग लीडर, और हम देख रहे हैं कि आप जैसे लीडर जो एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता से उन्होंने अपनी कार्य से सभी के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे हम कार्य करें और वो कार्य के साथ हमारे साथ हमें एक लक्ष्य प्राप्ति भी हो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ डिपेंडेंट भारत की बात करें तो आपदा को अवसर में बदलना, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक फोटे रहा है। जब हम देखें कि वो उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जब वो गुजरात में थे तो भूकंप आया, और भूकंप के बाद वहां पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई जो किसी ने भी नहीं सोचा था। और आज कच्छ के प्रदेश में देखें तो वहां पर भी मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी कहा कि कच्छ का जो हमारा किसान है वो इनोवेशन लेकर आया है, और जहां पर वहां उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है, और वो ड्रैगन फ्रूट की खेती इनोवेशन के द्वारा आ रही है, और वो ड्रैगन फ्रूट ना ही हमारे देश में लेकिन बाहर की तरफ भी जा रहा है सर। सो आत्मनिर्भर भारत मात्र यहां तक सीमित नहीं है कि वो एक पैकेज रूपी हो, लेकिन यहां पर उसका संचालन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प किया। सर, इसमें जो योजनाएं हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, जैसे गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए, एमएसएमई के लिए, एसएमई के लिए,
उसके बारे में सर बताएं। सबसे पहला मुद्दा आप समझिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल ये नारा दिया, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि वोकल फॉर लोकल यानी क्या। तो हमारे पूर्वान काल में जब भारत का एक, हिंदुस्तान का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास था, तो हर एक गांव में या हर एक तहसील में, हर एक स्तर पे हमारे पास सभी आवश्यक चीज़ों के मैन्युफैक्चरर, जैसे कि लोहार हुआ, कारपेंटर हुआ, सोनार हुआ, ये सभी के मैन्युफैक्चरर उसी गांव के अंदर मिल जाते थे। उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब व्यापार का स्वरूप बदला, पूरे विश्व को ग्लोबल सिचुएशन से अपने आप में एकता में लाना पड़ा, जबकि व्यापार के आयाम बदल गए, तब हम इस नारे के ऊपर जब प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल कहा तो काफी लोगों के मनों में आया कि ये क्या हो सकता है। तो 130 करोड़ की आबादी जिस देश में होती है, इनके खुद के उद्योजक इतने पारंगत है, जिसको बोलते हैं कि एक्सपर्ट कारीगर है, कि उनको बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और इनमें सेक्टर वाइज पता लगाकर ये सेक्टर वाइज किस तरह से इस देश में जो पिछले कई वर्षों के अंदर जो कमी आई थी मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, पिछले 6 साल में मोदी जी की सरकार जिस तरह से चली, जिसके अंदर से ये नारा आया कि मेक इन इंडिया होना चाहिए। काफ़ी लोगों ने राजकीय बहुत सारी टिप्पणियां इस पे होती है, लेकिन एक पहली बार ऐसा जननायक हमारे देश को मिला जिसने हमारे देश के उद्योजकों की शक्ति को पहचाना। मेक इन इंडिया करने से न केवल रोजगार खड़ा होता है, लेकिन हमारी अपनी एक ब्रांड और एक हमारी अपनी एक पहचान पूरे विश्व में बनती है। और एंशिएंट जमाने में जब हमारे जहाज पूरे विश्व में अपना सामान बेचने जाते थे, तो भारतीय सामान की या भारतीय माल की खपत पूरे विश्व में होती थी। हम लोग क्वालिटी प्रोड्यूसर थे और हम केवल क्वालिटी के ऊपर ध्यान देकर काम करने वाले लोग थे। पिछली सरकारों की कई नीतियों की वजह से हमारे देशी उद्योग को जो सेटबैक आया था, माननीय मोदी जी की सरकार ने 6 साल में मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इस तरह के बहुत नए नए प्रकल्प चलाए। और अब ये आत्मनिर्भर भारत, जो विपरीत परिस्थितियों को बदलने में भारतीयों की जो होशियारी है, जो भारतीयता की ताकत है, कि जो अलग अलग सिचुएशन में भी हमारे देश में जो आवश्यक है वो तो माल बनेगा ही, लेकिन विश्व में जहाँ पे इसका एक मार्केट बना है वहाँ हम हमारा क्या क्या माल बेच पाएंगे। तो पुराने उद्योगों का लोन का रिस्ट्रक्चरिंग हो या पुराने उद्योगों को और ज़्यादा प्रोत्साहन पर्व देने की बात हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, इन सभी के माध्यम से अलग अलग विश्व के जो निर्माता है वो आज इस बदली हुई परिस्थिति में हमारे देश में आए। और आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी अलग अलग विश्व के बिजनेस प्लेयर से बात करते हैं, हमारे बैंकिंग हेड से बात करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशनल हेड से बात करते हैं। प्रधानमंत्री स्वयं इस चीज के ऊपर ध्यान देते हुए देश में वातावरण कैसे बदले, फाइनेंस की कमी न हो और उद्योगों को चलाने के लिए चालना मिले, ये सभी प्रयत्न करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने एक चीज को ठाना है कि बदली हुई वर्ल्ड की परिस्थिति में विश्व के अंदर अगर भारत को कहीं विश्व गुरु बनाना है तो दिस इज द राइट टाइम। वी शुड अप्रोच द वर्ल्ड एंड से कि ये हमारी बेहतरता है, ये हमारी क्वालिटी है, जिसको बरसों तक, सदियों तक पूरे विश्व ने सराहा है। ये माल हम बना सकते हैं, न केवल हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लिए, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी इसी माल के द्वारा, इसी चीज़ों के द्वारा आप देखेंगे कई विश्व के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आज भारतीय लोग अपना पकड़ बनाए बैठे हैं। इंडियन हेड्स आर देयर इन एवरीवेयर। आप जहां चाहो उस क्षेत्र के अंदर भारतीयों की बोलबाला है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए उस बुद्धि धन का उपयोग हमारे देश को आगे करने के लिए कैसे करेंगे, उन सभी एंटरप्रेन्योर्स को जो अच्छी सुविधा चाहिए वो हमारे देश में कैसे दी जाए, और उनको लगता वातावरण, फाइनेंस सारा खड़ा करके किस तरह से आत्मनिर्भर भारत ये अभियान एक अगले मकाम पे जाए, जिसके अंदर डोमेस्टिक मार्केट तो हमारा होगा ही, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी देश का डंका बजे और अन्य देशों की तुलना में जिस जिस क्षेत्र में हम पिछड़े हैं, फार्मा सेक्टर हो, एपरल सेक्टर हो, इन सभी सेक्टर में
आईटी सेक्टर केवल एक सेक्टर नहीं जो लीड करेगा, लेकिन फार्मा और एपरल के अंदर भी आपने देखा होगा कि इस पेंडेमिक में 100 से ऊपर छोटे देशों को भारत ने दवाइयाँ भेजी है। बड़े बड़े देशों को आवश्यक लगने वाली सभी चीज़ों का एक्सपोर्ट भारत ने आइदर सेवा के रूप में किया है या बिजनेस के रूप में किया है। लेकिन हमारे देश की महत्व ये पूरे विश्व को अब समझ में आया कि भारत में ऐसा जननायक है जो पूरे देश को एक अलग दिशा दे रहा है, और देश का युवा आज माननीय प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा रहकर उनके आह्वान को, उनकी बातों को समझता है, और विश्व में ये मौका है कि हम कैसे आगे बढ़े, उसके लिए सभी अपने काम में जुटे हुए हैं। एक्सीलेंट, दिस इज रियली वंडरफुल एंड इंस्पायरिंग। एंड आई थिंक प्रधानमंत्री जी ने, मनोज जी, एक हमें नारा दिया था कि माय आइडिया ऑफ इंडिया, और उसी के तहत उन्हें कहा था कि वसुदैव कुटुंबकम, और हम समग्र विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। और तभी आपने कहा कि हमने दवाइयाँ भी विविध देशों में भेजी। जब ये महामारी थी, हमने सोचा कि ये समग्र विश्व हमारा घर है, और हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम विश्व को ये भेजें। उसी के साथ मनोज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, दैट नाउ वी आर वोकल फॉर लोकल, लेकिन उससे एक स्टेप हम आगे जा रहे हैं, वोकल फॉर ग्लोकल, यानी कि हम लोग समग्र विश्व अपने यहाँ के उत्पादों को पहुंचाएंगे। 130 करोड़ का देश, मेक इन इंडिया के साथ हमें यह भी नारा मिलता है और मंत्र मिलता है कि वी कैन ऑल्सो सेल इन इंडिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट है। सो इंडिया बिकम्स अ वर्ल्ड लीडर। लेकिन मनोज जी, ये जो सारी चीजें हैं आत्मनिर्भर भारत, लेकिन द बेस एंड द फाउंडेशन शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री जी ने और सभी ने नारा दिया कि हाउस द जोश, क्योंकि वो जोश तभी बरकरार रहता है जब आपकी सीमाएं भी सुरक्षित हो और अंदर बैठा जो भारतीय है वो भी अपने आप को सुरक्षित माने। राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं। राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा के समान कोई व्रत नहीं। राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, राष्ट्र रक्षा के समान कोई यज्ञ नहीं। दृष्टो नैवच नैवच, नहीं देखा, ऐसा कभी नहीं देखा। नमम स्पर्शम द्वितम स्वागतम, आकाश को भी स्पर्श कर प्रकाशमान कर दे, ऐसे रफाल अब हमारे पास हैं। इसी को लेकर एक उत्साह है और एक यहां पर आश्वस्ता है कि हां, अब हम सुरक्षित हैं। और प्रधानमंत्री जी ने ये ट्वीट कर सभी को संस्कृत में एक संदेश दिया कि राष्ट्र अब सुरक्षित है। इस पर आपका क्या कहना है सर? नहीं, सबसे पहले तो हम इस देश के प्रधानमंत्री के कृतज्ञ हैं कि जिस तरह की परिस्थितियों के अंदर सीमा पर तनाव की स्थिति में भी हमारे प्रधानमंत्री जी सवेरे जाकर सीमा का दौरा करते हैं, सैनिकों का हौसला बढ़ाते हैं। और ये जो हाउस द जोश आपने पूछा, ये प्रधानमंत्री खुद इन सैनिकों के साथ मिलकर उस जोश का अनुभव करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ विश्व के उन सभी देशों को एक संदेश भी देते हैं कि हमारी सेना ये चौकस है, हमारी सेना के पीछे सरकार और सरकार का मुखिया ये प्रतिबद्ध तरीके से खड़ा है। और राफेल विमान लाना ये उसी का प्रतीक है कि बरसों से अटकी हुई बातें देश के लिए आवश्यक है। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो चीज आवश्यक है उसको अब किसी भी क्षण का विलंब न किए बगैर हमारी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए आज जब भारतीय जवान उस गलवान वैली के पूरे संग्राम के अंदर पड़ोसी देश चाइना पे भारी पड़ा, उस वक्त पे उस जवान को यह पता था कि हमारे पीछे 130 करोड़ देश का सामर्थ्य है, समर्थन है, और हमारे देश का मुखिया हमारे पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ा है। और यही ताकत को द्विगुणित करने के लिए ये राफेल विमान को लाया गया, ताकि हमारे पड़ोसी देश जो विस्तारवादी है, जो ये मानते हैं कि उनका विस्तार केवल दूसरों की जमीन अतिक्रमण करके हो सकता है, लेकिन उन्होंने अब ये याद रखना चाहिए कि ये नया भारत है, ये घर के अंदर घुसकर मारना भी जानता है। और ये नया भारत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने देखा होगा कि पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने जब या पाकिस्तान की सेना के कुछ लोगों ने भी जब आईएसआई के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो भारत देश के ऊपर आंख उठाने का सामर्थ्य किया, तो हमारे देश के सैनिकों ने आज पूरे तमाम जिसको बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये सब करके विश्व को एक परिचय दिया कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा,
ये नया भारत है, सुरक्षित हाथों के अंदर है। सैनिक तो पहले भी थे, सीमाओं पे पहले भी बहुत सारे हथियार थे, या सीमाओं पे बहुत सारे सैनिकों की पहले भी टुकड़ियां बसती थी, लेकिन आज सैनिकों को ये पता है कि हमारा मुखिया सवेरे उठकर हमारे साथ में आकर बैठ के खाना खाता है। मुझे बताइए कि इस प्रधानमंत्री ने अपनी दिवाली तक सैनिकों के साथ मनाई हो। उस देश के सैनिक को एक भावना जो राष्ट्र प्रेम की उसके अंदर पनपने का काम करती है, वो अपने देश के मर मिटने के लिए जब सीमा के ऊपर तैनात है तो देश का प्रधानमंत्री जाकर उनसे मिलता भी है, उनके साथ खाना भी खाता है और उनसे अपना हाल भी पूछते हैं और उनसे ये बताते भी है कि पूरी सरकार ये 130 करोड़ देश का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार है जो आपके पीछे है, आपके समर्थन में हम है, चाइना हो, पाकिस्तान हो या अन्य कोई देश हो। अब इन्होंने ये हिम्मत करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भारत ये नया भारत है और वो अपनी बात को अच्छे तरीके से कहना जानता है। आज पूरा देश खुश है। आपने देखा होगा कि जब राफेल फ्रांस से चला और अंबाला के उस जगह के ऊपर जहां पे राफेल को स्टेशन किया गया, तो पूरा देश गर्व के साथ ये महसूस कर रहा था कि हम सुरक्षित है। अब हमारे मुखिया ने हमारी सुरक्षा का और कड़ा इंतजाम किया है और अंबाला इसलिए उनको स्टेशन किया गया कि दोनों तरफ के बॉर्डर के देशों को ये ध्यान में रहना चाहिए कि अब हम विश्व की सबसे आधुनिक टेक्निक के साथ लैस हमारे विमान है और उसके पीछे 130 करोड़ भारतवासियों की ताकत है। ये कोई कम ताकत नहीं है। जब हम लोकल मार्केट की बात करते हैं तो 130 करोड़ का मार्केट नहीं स्ट्रांग है। जब हम दूसरे देश को संदेश देने की बात करते हैं तो हमारी जनसंख्या 130 करोड़ है। इसका हमें गौरव भी होना चाहिए, अभिमान भी होना चाहिए और यही हमारी ताकत है कि ये एकता के साथ हम विश्व के सभी देशों के साथ व्यापार भी करेंगे, लेकिन हमारी सार्वभौमिकता के ऊपर जब कोई आंख उठा के देखने का काम करेगा तो ये 130 करोड़ का देश ये उसको सामने जवाब देना भी जानता है। ये उसी का प्रतीक है कि राफेल विमान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश के लिए लाए और भारत देश की सेना को एक बल दिया कि किसी भी परिस्थिति में पूरे विश्व में जो भी आवश्यक चीजें हैं वो हम आपके लिए मुहैया करवाएंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदना हो या सियाचिन के ठंडी के अंदर लोगों के लिए आइस के अंदर वाले सूट लेना हो, इन सभी के अंदर मोदी सरकार ने जो गति दिखाई है उसके कारण सैनिकों का मनोबल बहुत बड़ा है। माननीय संरक्षण मंत्री भी बॉर्डर पे गए, माननीय प्रधानमंत्री हर साल जाते हैं और जिस तरह का वातावरण के अंदर भी प्रधानमंत्री जी ने एक हौसला दिखाया कि मैं बॉर्डर के ऊपर भी सैनिकों के साथ खड़ा रहता हूं, मुझे लगता है वो देश काफी सुरक्षित हाथों में अपने आप को महसूस करता है। This is really amazing and if I have to ask how's the जोश, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि सभी everyone would have the goosebumps, क्योंकि हमारे देश की जब बात आती है और प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा है कि मनोज जी जैसे कह रहे हैं कि ये नया भारत है और देश की संप्रभुता और अखंडता पे अब हम समझौता नहीं करेंगे, हम सशक्त हैं और चौकन्ने हैं। और राफेल उसका एक उदाहरण है कि हम तैयार हैं हमारी शांति के साथ, हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मनोज जी बहुत सारी अच्छी खबरें और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हो चुका है देश में और इन श्रृंखलाओं के साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो देश में एक माहौल है त्योहार सा। 5 अगस्त को जब हम कहें धर्मो रक्षति रक्षति और सबकी आस्था की रक्षा, और यहां पर ये राम मंदिर जो बनने वाला है और वो राम मंदिर के बारे में आपके क्या विचार है जो 5 अगस्त को आने वाला है? मुझे लगता है कि राम मंदिर ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राम मंदिर इस देश में रहने वाले करोड़ों नागरिकों के आस्था का प्रतीक है और ये राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, अयोध्या में होना चाहिए, प्रभु श्री राम का जन्म हुआ उसी स्थल पे होना चाहिए। 500 साल से हम जिस बंधन में बंधे हुए थे, अब 5 तारीख को वो घड़ी आ चुकी है कि जब इस देश का नागरिक, इस देश में रहने वाला करोड़ों आस्थाई जिनकी आस्था प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है, वो ललायित होगा उस क्षण को देखने के लिए कि हमारे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में ही बनेगा, अपने जन्मस्थली पर ही बनेगा। और वो मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया है उसका 5 तारीख को भूमि पूजन कार्यक्रम होने जा रहा है। न केवल भारत में, आपने देखा होगा कि लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, हर जगह, जापान हो, उसे लाइव दिखाने का पूरा प्रबंध किया गया है। क्यों किया गया यह प्रबंध? भारत की अस्मिता का प्रतीक
करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक ये प्रभु श्री रामचंद्र है। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। भारत में सर्वधर्म समभाव है। सभी धर्म को भारत में रहने का पूरा अधिकार है। हमने भारत की ये परंपरा रही है कि सालों साल तक सभी धर्मों को अपने अंदर समाने का काम किया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ये सभी नागरिक इस देश के नागरिक है। लेकिन प्रभु श्री राम ये इस देश की आस्था का प्रतीक है और ये हमारा सबका स्वाभिमान जुड़ा हुआ जिस मुद्दे के साथ में है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे राजनीति, ओछी राजनीति करने वालों ने एक चीज को समझना चाहिए कि प्रभु श्री रामचंद्र का अस्तित्व, आपने देखा होगा कि प्रभु श्री राम का जीवन कितना हमको प्रेरणादायी था। जब हम छोटे थे तब से इन बातों को सुनते थे। हमारे दादा दादी ने कहानियों में जो हमें बताया, जो बातें प्रभु श्री राम के बारे में बताई, तो शबरी हो, अहल्या हो, केवट हो, सामाजिक समरसता का एक संदेश प्रभु श्री राम से हमने सीखना चाहिए। भारत ने कभी भी विस्तारवादी या दूसरे धर्मों पे आक्रमणवादी ये हिंदू धर्म कभी रहा नहीं है। और हिंदू धर्म के आस्था पुरुष प्रभु श्री राम के जीवन का ये संदेश कि शबरी के जीवन का उद्धार करना, अहल्या के जीवन का उद्धार करना, केवट के जीवन का उद्धार करना, श्रीलंका के अंदर, लंका के अंदर जब रावण ने दुस्साहस किया तो वानर सेना की मदद से एक छोटी सी गिलहरी ने भी अपना सहयोग देके जिस तरह से सेतु बनाया और उस सेतु पे लेके प्रभु श्री राम ने लंका दहन किया, लंका विजय किया, ये भी एक ऐसा प्रतीक है। एक शौर्य का प्रतीक तो है ही, लेकिन उसमें भी हर छोटे छोटे प्राणियों ने, पशुओं ने प्रभु श्री राम का समर्थन किया, उनका सहयोग किया। ये पूरी बातों को जब विश्व समझेगा तो विश्व ये बातों को बहुत अच्छी तरह से ये मान पाएगा कि रंग भेद, वर्ण भेद ये सब मानव निर्मित किए हुए हैं। प्रभु श्री राम ने कभी भी ऐसा संदेश नहीं दिया है और प्रभु श्री राम के अंदर आस्था रखने वाले करोड़ों हिंदू भी उसी विचार को पालते हैं, उसी विचार को मानते हैं कि हम सर्वधर्म समभाव की जब बात करते हैं तो उसके जो मूल है वो हमारे मूल प्रभु श्री राम के इस सब बातों से जुड़े हुए हैं कि सभी धर्मों का आदर करते हुए मनुष्य मात्र तो ठीक है, लेकिन प्राणी मात्र को भी अपने साथ में रखने की जो भावना भारतीयों के हृदय में आज पनपती है, उसके पीछे रामायण, महाभारत, ऐसे जो हमारे जिस तरह का इतिहास है, उन सब इतिहास को ध्यान में रखते हुए हम भी ये मानते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र ये हमारे आस्था पुरुष है। और हम सब गौरवान्वित है कि जो 5 तारीख को उनके अयोध्या में मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है श्री राम जन्मभूमि न्यास के द्वारा, वहाँ पे साधु संतों की उपस्थिति में जो दृश्य हमें देखने मिलेगा, करोड़ों भारतीय बरसों के इंतजार के बाद इस घड़ी को पाकर धन्य हो चुके हैं और अपने घरों में दिया जलाकर इस धन्य घड़ी का भी हम आनंद लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। राम मंदिर ये सामाजिक समरसता, इसका एक दार्शनिक उदाहरण होगा और हम ये देखने जा रहे हैं कि ये एक आस्था है, मात्र एक धर्म नहीं, बट ये आस्था है और समग्र विश्व को एक संदेश देगा जो सामाजिक समरसता की है। ये मनोज जी का कहना है। लेकिन मनोज जी, हम आगे बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं एक कार्यकर्ता से लेकर जनप्रतिनिधि होना, और there are many youngsters who have been curious कि what are the values which leadership have, especially on the first year achieving 100% attendance, and that was not only the thing, because of that you could address the issues of the constituency। और हम जो 2 लोगों ने यहाँ पर, बहुत सारे लोगों ने हमारे पास वीडियोस भेजे हैं, तो एक वीडियो हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने बहुत ही अच्छा लगा कि जो सामाजिक प्रश्न, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रश्न हमने यहाँ पर दिखाए थे, वो बताएंगे हम इस स्क्रीन पर। मनोजी कोटक, आपल्या मुंबईचे लाडके खासदार यांनी नुकताच आपल्या या लोकसभेमध्ये एक महत्त्वाचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलेला आहे, जो मुंबईकरांच्या रोजच्या जीवनाशी निगडित आहे, आणि तो म्हणजे सीएनजी सेंटर्स। मुंबई शहरामध्ये आणि मुंबईच्या आजूबाजूला एमएमआरडीचा जो एरिया आहे, या ठिकाणी जेवढे सीएनजी सेंटर आहे, या सेंटरवरती मी जेव्हा मुंबई शहरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी समाजसेवेचं जे काम करत असतो, मी देवरे पाटील गेली 35 वर्ष समाजसेवेचं काम करतोय। हे काम करताना प्रत्येक सीएनजी सेंटरवरती कमीत कमी 50 ते 60 रिक्षा या उभ्या असतात सीएनजी फिलिंग करण्यासाठी।
हा वेटिंग टाईम एवढा मोठा असतो की त्या ठिकाणी त्यांना खूप मोठा वेळ वाया जातो. आणि या प्रश्नावर आदरणीय कोटकजींनी जो प्रश्न लोकसभेमध्ये उपस्थित करून याला वाचा फोडलेली आहे आणि मुंबईकरांचा हा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. म्हणून मी आदरणीय कोटकजींना परत एकदा मी त्यांचं मी अभिनंदन करतो आणि त्यांना या कामासाठी खूप धन्यवाद देतो आणि हे कामामध्ये लवकरात लवकर त्यांना यश प्राप्त हो आणि मुंबईकरांना या समस्येपासून आपल्याला सुटका मिळावी अशी मी त्यांना शुभेच्छा देतो. परत एकदा धन्यवाद. I hope you are in good health. I'm Vignesh Iyer. I'm an entrepreneur and an IIM Calcutta alumni. I recently came across your article in Mumbai Mirror regarding creating a flamingo sanctuary at Mudflaps in Bhandup. It is really a commendable job. I have never seen a member of parliament working so hard to create an ecological balance. I have also come across your project Urban Greens. It's really a commendable job of creating a sustainable world. I am working on a very similar lines. Kudos to you for leading as a member of Planet First before member of parliament. Awesome. Yes, सर लोग कहने लगे और आपने जैसे कहा था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से होने से पहले मुझे मेंबर ऑफ प्लैनेट होना है और इन्वायरमेंट के लिए भी मुझे करना है. अर्बन ग्रीन्स और आपने जो फ्लेमिंगो पार्क सेंटर बनाने के लिए बात की, दिस इज व्हाट द व्यूअर्स हैव टू से. कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी लोग काफी सारी यहाँ पर अपेक्षा लगाए हुए हैं कि ये बहुत अच्छे प्रश्न है जो पहले नहीं उठे. सो योर से ऑन दैट सर. मुझे लगता है कि आपने जो प्रश्न उपस्थित किया कि आज का युवा ये जानना चाहता है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि किसी भी जनप्रतिनिधि को दो चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है. वन इज़ अकाउंटेबिलिटी एंड अदर इज़ ट्रांसपेरेंसी. आपको चुन के आने के बाद आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या किया, आपने 100% उपस्थिति की बात कही. मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे दल का, ऐसे व्यक्तियों का समूह है कि जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी का अपना एक महत्व है. हम जब जनप्रतिनिधि करके नगर सेवक, आमदार और सांसद चुनते हैं तो उसका ये दायित्व होता है कि अपने मतदार संघ ने जिन्होंने आपको चुनकर भेजा है उनके प्रति जवाबदेह होने के लिए आपकी उपस्थिति जिस भी सभागृह में आप गए वहाँ पे होना आवश्यक है. और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का मार्गदर्शन हमेशा जनप्रतिनिधियों को दिया, सांसदों को दिया, मैंने उस बात को बहुत गंभीरता से ध्यान में रखते हुए हम जहाँ पे अपनी इन्वॉल्वमेंट 100% करते हैं, ये कमिटमेंट हमारा हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के तरफ है. हमारी जवाबदेही, हमारी अकाउंटेबिलिटी उनके तरफ बनती है. और न केवल 100% अटेंडेंस, लेकिन आपने देखा होगा कि 80 मीटिंग्स में 83 प्रश्न भी पूछने का मुझे सौभाग्य मिला. और ये सारा श्रेय ये हमारे क्षेत्र के मतदाताओं को जाता है कि जब उसने चुनाव के वक्त पे मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास दिखाकर मुझे देश की सर्वोच्च लोकसभा के अंदर भेजा. अब अकाउंटेबिलिटी के साथ में जनता के मुद्दे भी होते हैं. तो ESIS अस्पताल की हालत को लेकर हो या जैसे भाई साहब ने कहा कि CNG स्टेशन की कमियों को उजागर करना हो, इन सभी चीज़ों के ऊपर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो या शॉर्ट टर्म इफेक्टिव इश्यूज हो, जैसे कि घाटकोपर मेट्रो का इशू आपको ध्यान में होगा, तो वो भी उठाने के समय पे घाटकोपर को सेंट्रल रेलवे को मेट्रो के साथ जोड़ने वाली लिंक को जिस तरह से अच्छे तरीके से वहाँ पे सुविधा कैसे पैसेंजर को प्रदान की जाए, इन सभी मुद्दों के ऊपर कांस्टेंट फॉलोअप करना. देश की सर्वोच्च सभा लोकसभा के अंदर तो उठाना, लेकिन माननीय मंत्रीगण हो, माननीय जिसके अंदर बहुत सारे अफसर आते, इन सभी के पास रहकर इसका फॉलोअप करते रहना. यही आपको जो सुविधा आपके शहर के नागरिकों को चाहिए. और मुंबई हमारा प्यारा शहर है, हम सभी मुंबई के ऊपर प्रेम करते हैं. हम ये मानते हैं कि मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर बनाने के साथ साथ हमें मुंबई को कम्यूटर फ्रेंडली बनाना है. जब हम प्रवास करते हैं, जो लोकल ट्रेन में करते हैं, जो बसेस में करते हैं, मेट्रो में करते हैं या अपने वाहनों से करते हैं, उनकी सुविधाओं में कहीं कमी ना आए. और उन सुविधाओं को महानगर पालिका हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जहाँ भी आवश्यक हो
उनको साथ साथ में इन सब चीज़ों के साथ में हमारा एक दायित्व बनता है मदर अर्थ के प्रति। और ये अर्बन ग्रीन्स प्रोजेक्ट की जो आपने बात कही, ये अर्बन ग्रीन्स प्रोजेक्ट, ये मदर अर्थ के प्रति जो हमारा दायित्व है कि इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखना। फ्लेमिंगो बर्ड सेंचुरी की मैं आपको बात करता हूँ, बहुत सारे लोग भांडुप पंपिंग स्टेशन के नज़दीक ऐरोली खाड़ी के परिसर में जब जाते हैं तो विश्व के अंदर वेरी रेयर स्पीसीज के बर्ड्स वहाँ पाए जाते हैं। बहुत कम लोगों को पता है, जो उसमें रुचि रखते हैं उनको ही पता है। लेकिन मुंबई का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम टूरिज्म का भी विकास कर सकते हैं, लेकिन ये टूरिज्म इको टूरिज्म होगा, जिसके कारण पर्यावरण का बैलेंस रहेगा और वहाँ के स्थानिक लोगों को भी पूरे विश्व से आने वाले लोगों का वहाँ पे सहवास मिलेगा और मुंबई के लिए एक नई चीज का आविष्कार होगा। इसका प्रयत्न है। माननीय उस विभाग के मंत्री जी ने भी बहुत सकारात्मक रवैया अपनाया है। महाराष्ट्र की सरकार को भी हमने लिखा है और आने वाले दिनों में इस चीज के ऊपर सातत्य से फॉलोअप करके इसको पूर्ण स्वरूप से हम मुंबई की जनता को भेंट करेंगे। और इको बैलेंस को बनाए रखने के लिए पेड़ हो, पशु हो, पौधे हो, इन सभी चीज़ों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और मैं बहुत आपको एक बात बताते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है कि ट्री प्लांटेशन के मामले में भी हमारा क्षेत्र मुंबई में बहुत अव्वल नंबर पे काम कर रहा है। सभी सामाजिक उपक्रम के लोग हो, राजकीय पक्ष के लोग हो, किसी भी राजकीय पार्टी का कार्यकर्ता हो, उन्होंने इस काम के अंदर हाथ बटाया और सभी ने अपने अपने तरीके से हमारे क्षेत्र को ग्रीन बनाने के लिए, नगर सेवक हो, कार्यकर्ता हो, आमदार हो, इन सभी ने मिलकर हमारे क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए जो भी काम किया हो, मेरा हमेशा उसमें समर्थन रहेगा। और आने वाले दिन में भी आप देखेंगे कि ये अर्बन ग्रीन्स वाला जो काम है, ये हम लोगों की सहायता से, इट इज़ ये लोगों की जन भागीदारी से होने वाली पब्लिक मूवमेंट है। लोग इसमें सम्मिलित हो गए और हम इस क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए पर्यावरण का ध्यान में रखते हुए, सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ये बैलेंस बना के, जैसे कि आपने पवई लेक के कार्यक्रम को देखा होगा कि पवई लेक में वहाँ की निसर्ग संस्था हो, अन्य संस्थाएं हो, वो मैराथन के साथ साथ में इसके बहुत बड़े पैमाने के अंदर वृक्षारोपण के कार्यक्रम करती है। और न केवल कार्यक्रम करती है, वो वृक्ष पूरे साल मेंटेन करने का भी काम करती है। यही दर्शाता है कि हमारे जो भी कार्यकर्ता या जो भी जनता है, इन सभी आह्वानों को साथ में लेकर चलेगी तो इस क्षेत्र को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। थैंक यू सर, सुपर्ब। हम कार्यक्रम के फुल स्टॉप की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले दो प्रश्न पूछना चाहेंगे जो लोग उत्सुक हैं ये जानने के लिए। सर, हमने देखा कि डॉक्टर्स वॉरियर्स हैं, हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमने देखा कि पुलिस फ्रंट वॉरियर्स हैं, हमने देखा कि बाकी सब जो लोग हैं जो कोरोना वॉरियर्स हैं, लेकिन somehow we feel that the politicians and the local representatives and the parliamentarians, all those are the unsung heroes sir। हमने देखा कि वो आपने जैसे अटेंडेंस है 100%, तो आपने वहां पर दिल्ली में रहे, और उसके बाद जो ये कोविड की सिचुएशन आई तो वी हैव टू बी देयर 24/7 सर। इसके दौरान आपके एक्सपीरियंस और कैसे आपने इस सिचुएशन को देख रहे हैं आगे भी? 24 मार्च से हमने पूरे ईशान्य मुंबई में सैनिटाइजेशन करना भांडुप विलेज रोड से शुरू किया, और उस दौरान जब कोई बाहर नहीं निकल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने न केवल सैनिटाइजेशन गली गली में जाकर किया है, मास्क भी बांटे हैं, और आवश्यकता के अनुसार 5 जगह पे कम्युनिटी किचन का निर्माण करके ज़रूरतमंदों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उनको खाना मिल जाए, उसका भी काम बड़े पैमाने पे किया। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि जिस तरह से अनाज की आवश्यकता लगी, स्ट्रैंडेड लेबर्स को अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचाने के लिए ट्रेन हो, बसेस हो, अन्य आवश्यकता लगी, उनकी सुविधाओं का जब सोचा गया तो उनकी सुविधाओं के बारे में आवश्यकताओं को निर्माण किया गया। उनके सुविधा पूरी करने के लिए जो भी साधन जरूरी थे उनको भी लोगों तक पहुंचाया गया। और जब मेडिकल हेल्थ सिस्टम की बात आई तो वहाँ के आर्सेनिक एल्बम की दवाइयाँ बांटने से लगाकर सभी जगह पे जहाँ पे कमी है वहाँ हमारा कार्यकर्ता डटा रहा। और उसके बाद में 4th लॉकडाउन के बाद में पूरे समाज के लोगों ने अलग अलग जिम्मेवारियों का वहन किया। मैं उन सभी को, जिसने भी कोविड के अंदर अगर लोगों की मदद करने का काम अच्छे तरीके से पुलिस ने किया, समाज के महानगर पालिका के कर्मचारी ने किया, हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया हो,
जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का योग्य रीत से वहन किया, ये सभी कोरोना वॉरियर्स को मैं बधाई देता हूँ कि आपने एक ऐसे कठिन दौर में मुंबई को संभाला है कि जिस कठिन दौर के अंदर लोग अपने घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते थे। तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे एनजीओज ने, ये सभी एनजीओ ने अपने अपने तरीके से समाज में ये आई हुई विपदा, सरकार अपना काम करती है, सरकार के अपने साधन होते हैं, सरकार के अपने काम करने का एक तरीका होता है, लेकिन जहाँ सरकार पहुँच नहीं पाती, सरकारी साधनों की कमी हो जाती है, वहाँ पे इन सभी एनजीओ ने, सामाजिक कार्यकरों ने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, और हम जनप्रतिनिधि को लोगों ने जब चुना है तो हमारा भी दायित्व समाज के प्रति उतना ही सतर्कता से बनता है। और हमें आनंद है कि हमारे क्षेत्र के अंदर इस तरह की सुविधाओं का निर्माण करना हो, जैसे कि क्वारंटाइन सेंटर में बीच में बातें आती थी, यहाँ पे पानी की कमी है, यहाँ पे खाने की क्वालिटी बराबर नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं ने जाके पानी भी पहुँचाया है और खाने की क्वालिटी जहाँ बराबर नहीं है वहाँ खाना भी पहुँचाने का काम क्वारंटाइन सेंटर के अंदर जाके, कोविड सेंटर के अंदर जाके ये सब काम को हमारे कार्यकर्ता बखूबी करते हैं। और सामाजिक संगठनों ने भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, फिर वो पुलिस का हौसला बढ़ाना हो, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों का हौसला बढ़ाना हो, सफाई कर्मचारी बहुत बड़े पैमाने पे, आपने देखा होगा कि पिछले कोरोना पीरियड के अंदर सफाई कर्मचारियों ने बहुत बड़े पैमाने पे काम किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने न केवल उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा, उनको आर्सेनिक एल्बम की दवाइयाँ दी, उनके लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया, और ये सब करने का एक समाज के स्वरूप में पूरे विश्व के ऊपर जो विपदा आई थी उसके अंदर पूरा मुंबई शहर अपने आप में एक रहे। और हमारा ईशान्य मुंबई भी इसमें अछूता नहीं था। जहाँ पे कमतरता थी उन सभी कमियों को पूरा करने का पूरे प्रामाणिकता से हमारे लोगों ने प्रयत्न किया। जनप्रतिनिधियों ने भी अपने बहुत ही रिसोर्स जितने थे उन सभी का इस्तेमाल करते हुए ये सभी विपदा की घड़ी में मानव जाति के ऊपर इतना बड़ा संकट, आपने देखा होगा कि विश्व के इतिहास में 100 साल के बाद, स्पेनिश फ्लू एक 100 साल पहले था, तब किसी को याद नहीं होगा, लेकिन आज का ये जो संकट है ये बहुत बदलते हुए विश्व में सबसे बड़ा संकट था, जिसके सामने जाने के लिए सभी ने अपने प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर दी। और ईश्वर ने एक संदेश जो हमें दिया, उस संदेश के कारण हम सब एक हुए, एकता से इसका मुकाबला किया। सभी भाषा, धर्म सभी को बाजू पर रखते हुए समाज के सभी वर्ग के लोगों को एक दूसरे ने मदद की। जब अस्पताल में बेड नहीं मिलते थे, अस्पतालों में पहुंचाने के लिए सरकारी व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं थी, एम्बुलेंस की कमी थी, तब मेरे पास ऐसे उदाहरण भी है कि लोगों ने अपनी प्राइवेट गाड़ियों में पेशेंट को अस्पताल तक पहुंचाया है। और वो पहुंचाने के वक्त पे पीपीई किट ना मिले तो मास्क और ग्लव्स के सारे उस पेशेंट की मदद करने का काम भी बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता ने किया है। और मुझे गर्व है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता रहे कि जिन्होंने लोगों के ऐसे कठिन समय पे उनकी मदद करने का काम उनके क्षेत्र में सैनिटाइजेशन करके, मास्क बांट के, खाना पहुंचा के, रोगियों की मदद, रुग्णों की मदद करने के लिए अस्पताल के अंदर बेड न मिलने के कारण जो परेशानियां हुई, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र में सभी समाज को साथ लेकर जिस तरह का वातावरण खड़ा किया, तो आज आप देखेंगे कि ईशान्य मुंबई में एक ऐसा वातावरण बना कि सभी पार्टी के कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अग्रसर रहे, लेकिन उसके बाद में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरीके से निभाया। एनजीओ हो, संस्थाएं हो, सभी ने आगे आकर, किसी ने पुलिस की हौसला अफजाई की, किसी ने पुलिस के लिए चाय नाश्ते का या खाने का प्रबंध किया, किसी ने महानगर पालिका के कर्मचारियों का स्वास्थ्य का ख्याल किया, हमारे लोगों ने फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का स्वास्थ्य का ख्याल किया, पोस्ट ऑफिस में हमने फेस शील्ड और फेस मास्क बांटे, सैनिटाइजर दिया। ये सभी चीज़ें करने के पीछे का हेतु था कि इस विपदा की घड़ी में हम सब साथ हैं, और इस विपदा के संकट को, इतने बड़े संकट को पूरी मानव जाति ने मिलकर जिस तरह से सामना किया, उसमें ईशान्य मुंबई और मुंबई का प्रतिनिधित्व करने का मुझे जिस तरह से मौका मिला, इन सभी क्षेत्रों के अंदर आज एक जिसको बोलते हैं कि दिलासादायक परिस्थिति का निर्माण हुआ, सभी के साथ के कारण ये संभव हुआ। Thank you so much, sir. Thank you so much. The last question which we would like to know, sir, हमने देखा है और हम सब जब पढ़ रहे थे तो एक बुक आई सामने, इसका नाम था कि लीडर हु लीड विदाउट टाइटल।
तो यानी कि किसी लीडरशिप के लिए यहां पर बहुत सारे युवा भी जुड़े हुए हैं और वो जानना चाहते हैं कि आपका जो सफर रहा है एक कार्यकर्ता से लेकर जनप्रतिनिधि तक, और जिसमें कभी भी आपके कार्य क्षमता में कमी नहीं आएगी। एक कार्य जब आप कर रहे थे तभी भी आप जनप्रतिनिधि की तरह ही कार्य कर रहे थे। आज लीडरशिप का एक मैसेज देना हो, उनकी वैल्यूज का मैसेज देना हो, तो सर उसके लिए आप एक मैसेज दीजिए। मुझे लगता है कि युवाओं ने एक चीज को बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी क्षण के अंदर हमारे प्रति जो दायित्व हमारा है, फिर वो चुने हुए जनप्रतिनिधि के नाते हो, बिजनेस एंटरप्रेन्योर के नाते हो, हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हो, हम सरकारी क्षेत्र में काम करते हो, जहाँ भी हम काम करें हमने देश को सर्वोपरि रखना चाहिए। और राष्ट्र प्रथम ये जो हमारे विचार है उसको ध्यान में रखते हुए हम जो भी कार्य करेंगे उससे हमारे देश को कितना बेनिफिट होता है, उससे हमारे देश को क्या मिल सकता है, तो हमारा दायित्व सबसे पहला देश के प्रति बनता है। इस चीज़ को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको ये सफ़र की महत्वता मालूम पड़ेगी कि एक कार्यकर्ता जब लोगों के बीच में काम करता है, राजनीति में आने वाले लोगों के प्रति लोगों का विश्वास जब कमज़ोर हो जाता है, वो इसलिए हो जाता था कि कार्यकर्ता या राजनेता चुन के आने के बाद लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं रहते थे। अब भारत में युवा धन बढ़ा है, युवा सोच है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए युवकों ने राजनीति में भी आना चाहिए, और युवकों ने इस राजनीति में हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, इस मकसद से अगर आप राजनीति में आएंगे तो देश को मजबूत बनाने के लिए, भारत को सुजलाम सुफलाम बनाने में आपका सहयोग मिलेगा। यही सबसे बड़ी आपकी जिसको बोलते हैं कि इस देश के प्रति वफादारी होगी, और यही सबसे बड़ा आपका कर्तव्य होगा कि अगर राजनीति में आप आते हैं तो युवकों ने बहुत बड़े पैमाने पर आना चाहिए, और साथ साथ में इस देश में जिस तरह का वातावरण बना है उसको बदलने में हमारे प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं उसमें अपना सहयोग करना चाहिए। Super and excellent. This is really a moment which is most inspiring and motivating for all the youths. हमने देखा कि देश के प्रति आपकी जागरूकता होनी चाहिए। मनोज जी ने कहा कि आप अगर जो कार्यकर्ता है, युवाओं को जुड़ना चाहिए और देश की समृद्धि के लिए, देश की आर्थिक और सभी सामाजिक कार्यों में हमें साथ में जुड़कर आगे बढ़ना चाहिए। बट दिस इज व्हाट वी सम अप before we wind up the show, that this is really amazing, and we would like to thank Manoj ji because you are most honest sir. आपने जो भी चीजें कही वो आपने पारदर्शिता से कही, और honesty is the best policy which we know. उन्होंने कहा कि राजनीति में आने के बाद काफी सारी चीजें ऐसी होती थी कि संपर्क नहीं होता था, लेकिन नए नेतृत्व के साथ राजनीति में भी नए परिभाषाएं आई है और लोगों के साथ जुड़कर काम करना वो हमने देखा है। So we sum up with this we have the sum up, that is rising startup, rising technology, rising manufacturers, rising society and samaj, rising teams and rising humanity which will create rising leaders. Yes, ये rising leaders ये सब create कर सकते हैं, और ये rising leaders जो हमारे जनप्रतिनिधि है, ऐसे leaders हमें एक rising India देंगे। Sir, thank you so much. We are looking ahead and we look ahead to come you again here and हम आपसे फिर से एक संवाद कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। I, Sachin Ruparel, take your leave. We thank you very much for being here. Thank you and bye bye. Jai Hind.